सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वन फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है भाई? आपका केमिस्ट्री का एग्जाम 18 तारीख को है, ठीक है? 18 मई को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है। एंड आई होप आप लोग जो हम लोग प्रीवियसली में पढ़े थे, क्या पार्ट 1 में जो पढ़े थे भैया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन को रिवाइज किए थे। जैसा कि हमने टॉप 20 एंड मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन को रिवाइज करा रहे हैं वन शॉट रिविजन में, ठीक है? तो वन शॉट रिवीजन का पार्ट 2 है, ठीक है? ये जो लेक्चर है, ये पार्ट 2 लेक्चर्स है। इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में, ठीक है? आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिल रही होगी, ठीक है? तो चलो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज के लेक्चर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्वॉल्व है, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है क्या भैया, एक्सप्लेन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व, प्रेसिपिटेशंस, डाइजेशंस, फिल्ट्रेशंस, वॉशिंग एंड ड्राइंग। भैया ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है एंड इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे प्रेसिपिटेशंस क्या होता है, थोड़ा इस पर डिस्कस करना है। डाइजेशंस क्या होता है, फिल्ट्रेशंस क्या होता है, वॉशिंग क्या होता है एंड ड्राइंग क्या होता है। तो थोड़ा थोड़ा इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, ग्रेविमेट्रिक के साथ साथ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है। आपको एक सिंपल लाइन में यहाँ पे मैंने दिया है कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। किसी सॉल्यूशंस में मौजूद आयन या फिर सबस्टेंस की मात्रा पता करने की प्रोसेस को हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। जैसे आपके पास कोई सबस्टेंस है, उसमें कितने आयन्स है और क्या सबस्टेंस है, ठीक है? आयन्स और सबस्टेंस की मात्रा पता करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है? तो जैसे कोई सॉल्यूशन है आपके पास, उसमें कौन कौन से आयन्स हैं, ठीक है? आपके सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन्स हैं, कौन कौन से सबस्टेंस हैं, उसको पता करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। बस सिंपल लाइन में समझो, दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अगर आप इतना लिख देंगे ना, छोटा सा इतना लिख देंगे ना, तो अगर 3 नंबर का रहेगा, 3 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है? बस इतना आपको एक्यूरेट लिखना है, ठीक है? चलो, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस बाय मेजरिंग इट मास। यानी कहने का मतलब ये है, किसी पदार्थ की मात्रा उसके वजन मास को माप कर पता करने की विधि को क्या बोलते हैं? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। समझ में आ गया? इतना इतना आपको समझ में आ गया? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ें। चलो, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का प्रिंसिपल देख लेते हैं। कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है? तो मैंने आपको बताया ना कि भैया ये क्या काम करता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या काम करता है। ये भैया मास को मीज़र करके उसका सबस्टेंस में एक्यूरेट मात्रा पता करता है, ठीक है? सबस्टेंस की एक्यूरेट मात्रा पता करता है उसी की मास को मीज़र करके, ठीक है? किसी सबस्टेंस को एक प्योर और स्टेबल सॉलिड प्रेसिपिटेट में बदलकर उसका वेट मापा जाता है। कोई सबस्टेंस है, उसको प्योर सॉलिड फॉर्म में बदल कर, यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म में कर कर क्या किया जाता है भैया? उसका वेट मापा जाता है और उसकी मात्रा निकाली जाती है। वेट माप कर उसकी मात्रा, सॉल्यूशंस की मात्रा निकाली जाती है, ठीक है? इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इजी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, पहले सबस्टेंस को प्रेसिपिटेट यानी ठोस में बदलते हैं। पहले आपका जो सबस्टेंस है उसको प्रेसिपिटेट में बदलेंगे, ठीक है? यानी उसको सॉलिड फॉर्म में बदलेंगे। देन आफ्टर फिर उसे फिल्टर या फिर ड्राई करेंगे, और ड्राई करेंगे। देन आफ्टर उसका वेट मेजर करेंगे कि हाँ भैया कौन कौन सा वेट है, कितना कितना वेट है, ठीक है? और उसी वेट से क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं और उसी की वेट, जो वेट वो लोग मेजर करते हैं, लाइक हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जो वेट मेजर करते हैं, उसी वेट से हम कैलकुलेट करते हैं उसकी क्वांटिटी को। उसी वेट से हम लोग उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग भैया ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसमें जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले भैया प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण। अवक्षेपण क्या होता है? अवक्षेपण आपको सिंपल लाइन में, लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कोई पदार्थ, जैसे कोई आपका लिक्विड फॉर्म है, कोई सबस्टेंस, कोई सॉल्यूशन आपका लिक्विड फॉर्म में है, उसको भैया हम सॉलिड यानी ठोस पदार्थ में बदल देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। यानी सॉल्यूशन में सबसे पहले रीएजेंट मिलाते हैं जिससे डिजायर्ड सब्सटेंस सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है? बस सिंपल लाइन में आप समझिए, प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है, कोई लिक्विड फॉर्म में आपका सब्सटेंस है उसको हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है? जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? ओके। सेकंड पॉइंट क्या है? डाइजेशन क्या होता है भैया? प्रेसिपिटेट को कुछ समय तक गर्म करके छोड़ देते हैं। प्रेसिपिटेट को, जो आप लोग सॉलिड फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट बनाए हो ना, अब ये सॉलिड फॉर्म में जो प्रेसिपिटेट बना हुआ है, इसको कुछ टाइम तक गर्म करके छोड़ देते हैं। इससे पार्टिकल्स बड़े और प्योर हो जाते हैं। जिससे क्या होते हैं? पार्टिकल्स थोड़े बड़े हो जाते हैं और प्योर हो जाते हैं। उनमें जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो थोड़ा हट जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है? प्रेसिपिटेट को स्ट्रॉन्ग और प्योर बनाना है। क्या बनाता है? सिंपल लाइन में आप समझिए, डाइजेशन का मतलब ये होता है कि प्रेसिपिटेट जो है आपका, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड उसको प्योर बनाता है, जिसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। इसको हिंदी में पकाना या फिर छोड़ना बोलते हैं। समझ में आ गया?
ओके, 2 स्टेप क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन तो आप लोग पता ही होगा, चाय आप लोग पीते हैं, चाय को सबसे पहले आप छानते होंगे, उसमें जो चाय पत्ती है, ठीक है, अदरक वगैरह है, तो वो अलग फ़िल्टर हो जाता है और आपका जो लिक्विड है, चाय है, वो अलग फ़िल्टर हो जाता है। तो फिल्ट्रेशन का मतलब वही है कि जो आपका प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट को फ़िल्टर पेपर से अलग करते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट को फ़िल्टर पेपर से अलग करते हैं, यानी सिंगल लाइन में कहने का मतलब ये है कि सॉलिड को लिक्विड से अलग करना, सॉलिड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म से अलग करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन ऐसे किया जाता है, राइट। ओके। वॉशिंग मतलब धोना, जो वॉशिंग मशीन में आप लोग कपड़ा वगैरह धोते हैं, इसमें भी वॉश करते हैं। प्रेसिपिटेट को पानी से धोते हैं, जो आपका प्रेसिपिटेट है जो सॉलिड फॉर्म में है, उसको पानी से धोते हैं ताकि जो उसमें इम्प्यूरिटीज़ वगैरह हैं, जो गंदगियाँ हैं, जो अशुद्धियाँ हैं, वो क्या हो सके, वो हट जाएँ, ठीक है। तो सिंगल लाइन में वॉशिंग का क्या मतलब है? गंदगी हटाना। क्या? गंदगी हटाना, राइट। ओके। 5 पॉइंट क्या बोल रहा है? ड्राइंग का मतलब सुखाना। जैसे आप कपड़े सुखाते हैं ना, धूप में कपड़े सुखाते हैं, तो उसी तरीके से इसमें भी ये प्रेसिपिटेट को सुखाकर उसका वेट तौलते हैं, वेट मेजर करते हैं, ठीक है। यानी सुखाकर तौलना, आपके प्रेसिपिटेट जो सॉलिड फॉर्म में है उसको सुखाकर तौलना। तो शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं, पहले बनाओ, पकाओ, छानो, धो, सुखाओ, तौलो। बनाओ, पकाओ, छानो, धो, सुखाओ, उसके बाद तौलो। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप याद कर लेंगे तो ये सारे स्टेप्स इसमें सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। चलो, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भैया? डिफाइन एंटी मलेरियल्स, डिस्कस द केमिस्ट्री, यूजेस एंड फॉर्मुलेशंस ऑफ क्लोरोक्वीन फॉस्फेट एंड क्विनीन सल्फेट। क्विनीन सल्फेट एंड क्लोरोक्वीन फॉस्फेट का भैया हमको फॉर्मुलेशंस, यूजेस एंड इसकी केमिस्ट्री को थोड़ा डिस्कस करना है, ठीक है, और एंटी मलेरियल को थोड़ा डिस्कस करना है, ठीक है। तो एंटी मलेरियल क्या होता है? एंटी मलेरियल क्या होता है? किसी को कुछ पता है एंटी मलेरियल क्या होता है? एग्जाम पास में आ गया है एंड आपको पढ़ना अच्छे तरीके से पड़ेगा। देख लेते हैं। एंटी मलेरियल्स आर ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मलेरिया। भैया ये प्रिवेंट करता है और ये ट्रीट करता है किससे? मलेरिया से। मलेरिया जो रोग होता है उससे ये ट्रीट करता है, यानी हमें उपचार करता है, और प्रिवेंट करता है यानी बचाव करता है। कौन सा ड्रग्स? एंटी मलेरिया ड्रग्स। बाई डिस्ट्रॉइंग द प्लाज्मोडियम पैरासाइट इन द बॉडी, जो बॉडी में प्लाज्मोडियम पैरासाइट अपना ग्रोथ करते हैं, उसको क्या करते हैं? उसको ये डिस्ट्रॉय करता है, यानी तोड़ देता है। हमारा जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होता है, ये हमारे बॉडी में जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है उसको पूरी तरह से तोड़ देता है एंड हमारे बॉडी में मलेरिया का ग्रोथ होने नहीं देता है, ठीक है। यही काम करता है एंटी मलेरिया ड्रग्स, राइट। समझ में आ गया? चलो, हिंदी भी देख लेते हैं। एंटी मलेरिया वे दवाएं हैं जो मलेरिया की रोकथाम और उपचार के लिए उपयोग की जाती है और शरीर में प्लाज्मोडियम यानी परजीवी को नष्ट करती है। प्लाज्मोडियम परजीवी को ये नष्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, तोड़ देती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं एंटी मलेरिया ड्रग्स। तो सिंपल लाइन में आप समझो, एंटी मलेरिया ड्रग्स का मतलब ये होता है जो मलेरिया को ट्रीट करे, जो मलेरिया को ट्रीट करे उसको एंटी मलेरिया ड्रग्स कहते हैं। अब इतना तो आप लोग ज्ञानी तो है ही है कि बना के लिख लेंगे, इतना भी बना के नहीं लिख पाएंगे। एंटी मलेरिया ड्रग्स आर यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मलेरिया बाय डिस्ट्रॉइंग द प्लाज्मोडियम एंड पैरासाइट इन द बॉडी, ठीक है। तो ऐसे आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये पूछता है तो ऐसे सेम एग्जैक्ट आपको हूबहू उतार के कॉपी पेस्ट करके चले आना है, ठीक है। हाँ, क्लोरोक्वीन फॉस्फेट क्या होता है? क्लोरोक्वीन फॉस्फेट का थोड़ा हम केमिस्ट्री देख लेते हैं। तो भैया डिराइवेटिव्स ऑफ 4 अमीनो क्यूनोलिन, ये 4 अमीनो क्यूनोलिन से व्युत्पन्न होता है, डिराइव होता है, ठीक है। डिराइव ऑफ 4 अमीनो क्यूनोलिन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंटेंस क्यूनोलिन रिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें जो है क्यूनोलिन रिंग्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूनोलिन रिंग से होता है, ठीक है। बेसिक ड्रग्स फॉर्मिंग वाटर सॉल्युबल फॉस्फेट साल्ट, ये क्या है? ये एक बेसिक ड्रग है, फॉस्फेट साल्ट बनाकर पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। तो ये इसका 2-3 पॉइंट्स है, इसका केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री आप लोग पढ़ लीजिएगा। यूजेस देख लेते हैं। यूजेस तो आपको पता ही है कि एंटी मलेरिया ड्रग्स मलेरिया को सबसे पहले ट्रीट करेगा। यूज्ड इन अमोइबियासिस, अमोइबियासिस क्या है भैया? अमोइबियासिस में इसका यूज़ होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस भी ये काम करता है, यानी कुछ स्थितियों में सूजन वगैरह होती है तो सूजन वगैरह को कम करती हैं कुछ कंडीशन में, ठीक है। तो ये 3 जगह पे काम करती हैं, ठीक है। 3 जगह पे काम नहीं करती हैं, काम तो और जगह भी करती है, लेकिन आपके याद करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स इन्वॉल्व किए हैं ताकि आप लोग को परेशानियां ना हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरोक्वीन फॉस्फेट का एक टैबलेट लगा होगा, तो यही दवाई है भैया जो कि मलेरिया में चल रहा है, ठीक है। देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फॉर्मुलेशन भैया कौन कौन से फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है। तो टैबलेट फॉर्म में है, सिरप के फॉर्म में है एंड इंजेक्शन के फॉर्म में, यानी 3 फॉर्म में ये ड्रग्स है। कौन सा ड्रग्स? ये क्लोरोक्वीन जो फॉस्फेट है, ये 3 फॉर्म में हमारे मार्केट में अवेलेबल है, टैबलेट, सिरप एंड इंजेक्शन, राइट। ओके,
क्विनीन सल्फेट, अब देखते हैं क्विनीन सल्फेट क्या होता है। इसका केमिस्ट्री क्या है भैया, अल्कलाइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंचना बार्क्स। सिंचना बार्क से ये क्या होता है, प्राप्त होता है। सिंचना क्या होता है, एक प्रकार का क्रूड ड्रग्स है। क्या है, एक प्रकार का क्रूड ड्रग्स है जो कि हमको प्लांट सोर्सेस से मिलता है, ठीक है, प्लांट सोर्सेस से ये हमें मिलता है, ठीक है। कंटेन्स क्यूनोलिन्स एंड क्यूनोक्लीडिन रिंग्स, इसमें भैया क्यूनोलिन्स एंड क्यूनोक्लूडिन रिंग्स इसमें होते हैं, ठीक है। क्यूनोलिन एंड क्यूनोक्लूडिन रिंग्स होते हैं इसमें, राइट। फॉर्म सल्फेट साल्ट फॉर मेडिकल यूज, उपयोग के लिए सल्फेट साल्ट बनाया जाता है, ठीक है। इसको मेडिकल यूज़ के लिए सल्फेट साल्ट बनाया जाता है। तो इसका 3 पॉइंट्स केमिस्ट्री है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यूज़ भैया ट्रीटमेंट में मलेरिया में इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, मलेरिया में इसका यूज़ होता है स्पेशली सीवियर केसेस में। एंड एंटीपायरेटिक का भी काम करता है, किसी किसी कंडीशन में अगर बुखार है बहुत ज़्यादा तेज़ तो उसको भी ये क्या करता है, उसको भी ये काम करता है। यही ड्रग्स है, क्विनीन सल्फेट का यही ड्रग्स है। तो ये ड्रग्स आप लोग देख लीजिए, ठीक है, 200 mg का, राइट। ओके, मलेरिया के उपचार में एंड बुखार को ये क्या करता है, बुखार को रिड्यूस करता है, करने का काम करता है कौन, क्विनीन सल्फेट। समझ में आ गया इतना, चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मुलेशन भैया, इसका भी फॉर्मुलेशन 3 फॉर्म में आता है, टैबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस। टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शंस, ये सिरप के फॉर्म में नहीं आता, ठीक है, सिरप के फॉर्म में नहीं आता, ये टैबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्शन के फॉर्म में आता, ठीक है। चलो इतना हमें आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं भैया, वाटर डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या होता है, क्लासीफाई देम एंड राइट द स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस ऑफ फ्रूसेमाइड एंड एसीटाजोलामाइड्स। फ्रूसेमाइड एंड एसीटाजोलामाइड का यूजेस, स्ट्रक्चर्स और इसका क्लासिफिकेशंस भी थोड़ा हमको देखना है, ठीक है, एंड साथ ही साथ डायरेटिक्स को देखना है। तो डायरेटिक्स क्या होता है, बताओ किसी को कुछ पता है डायरेटिक्स क्या होता है। एक प्रकार का मूत्रवर्धक दवाई है, क्या है, एक प्रकार का मूत्रवर्धक दवाई है। हमारे बॉडी में जितने भी एक्सेस वाटर होते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी एक्सेस वाटर होते हैं, ओके, एंड जो सोडियम होते हैं, एक्सेस वाटर होते हैं जो सोडियम होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको ये किडनी के थ्रू क्या करता है, बाहर निकलवाता है। किडनी के थ्रू क्या करता है, बाहर निकलवाने का काम करता है कौन, ये डायरेटिक्स। ये डायरेटिक्स क्या करता है, एक्सेस वाटर एंड सोडियम को बाहर निकालता है ताकि ब्लड प्रेशर हमारा घट जाए, ब्लड प्रेशर कम रहे, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। डायरेटिक्स आर ड्रग्स दैट इंक्रीज द एक्सक्रीशंस ऑफ यूरिन, यानी यूरिन का क्या करता है, एक्सक्रीशंस करता है, यूरिन का एक्सक्रीशन करता है, बढ़ा देता है, मतलब ये यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है। एक्टिंग ऑन द किडनी, किडनी पे एक्ट करके एंड हेल्प रिमूव एक्सेस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी में जो एक्सेस वाटर होते हैं एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे बॉडी से बाहर निकलवाने का काम करती है कौन, डायरेटिक्स, ठीक है। डायरेटिक्स वे दवाएं हैं जो किडनी पर कार्य करके मूत्र का उत्सर्जन बढ़ाती हैं और शरीर से अतिरिक्त पानी या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालने का काम करती हैं डायरेटिक्स, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये डायरेटिक्स भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। ओके, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो डायरेटिक्स में यहाँ पे देखो 4 पॉइंट्स हम लोग दिए हैं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। सबसे पहला नंबर क्या भैया, लूप डायरेटिक्स। क्या है, लूप डायरेटिक्स, जिसमें फ्रूसेमाइड्स एंड बुमेटानिड, ठीक है, बुमेटानाइड्स एंड फ्रूसेमाइड 2 ड्रग्स हैं। तो 2 ड्रग्स को आप नहीं याद कर पाएंगे, 2 ड्रग्स हाँ याद कर लेंगे। चलो दूसरा नंबर क्या भैया, थायाजाइड डायरेटिक्स। थायाजाइड में भैया हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड क्लोरथाइलोडीन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड क्लोरथाइलोडीन, ये 2 ड्रग्स हैं थायाजाइड डायरेटिक्स में। थर्ड नंबर भैया पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स। थर्ड नंबर क्या है, पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स में स्पायरोनोलैक्टोन एंड अमीलोराइड्स, स्पायरोनोलैक्टोन एंड अमीलोराइड्स। एंड थर्ड नंबर में भैया कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में आपका एसीटाजोलामाइड्स एंड डोरजोलामाइड्स, ठीक है, एसीटाजोलामाइड्स एंड डोरजोलामाइड्स। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं, लूप डायरेटिक्स, थायाजाइड डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स में 2 ड्रग्स हैं। तो आप इसको रट कर याद कर लीजिएगा, ठीक है, किसी भी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, समझ में आ गया। चलो आगे थोड़ा फ्रूसेमाइड देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर। फ्रूसेमाइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर आपको याद करना होगा। स्ट्रक्चर के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखो ये जो थियरी है ना, इस थियरी को आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, बाकी स्ट्रक्चर तो आप बना लेंगे। ये जो थियरी है फ्रूसेमाइड का, थियरी आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, बाकी स्ट्रक्चर तो आप छाप लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन युक्त बेंजीन रिंग्स होती है, यहाँ पे देखो क्लोरीन युक्त बेंजीन रिंग है, ठीक है, क्लोरीन युक्त क्या है, बेंजीन रिंग्स यहाँ पे है, ठीक है। चलो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे है, देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, देखो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है।
इससे जुड़ा है ना, इससे जुड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप OOS COH, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे है। एंड यहाँ पे सल्फोनामाइड्स भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो सल्फोनामाइड्स का भी ग्रुप है, ठीक है। SO2NH2, ठीक है। SO2NH2 यहाँ पे सल्फोनामाइड्स ग्रुप भी, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इस 3 पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए, बाकी स्ट्रक्चर आपको यूँ याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ओके, यहाँ पे इसका यूजेस देख लेते हैं, फ्रूसिमाइड का क्या यूजेस है। तो भैया ये ईडिमा में यूज़ होता है। ईडिमा मतलब जैसे सूजन, स्वेलिंग वगैरह आ जा रहा है बॉडी में, तो ईडिमा में यूज़ होता है। हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ जा रहा है, उसके लिए यूज़ करते हैं। हार्ट फेलियर में भी यूज़ करते हैं, यानी आपका हार्ट विफल हो जाता है, ठीक है। कभी कभी काम करना बंद हो जाता है, जिसको फेल बोलते हैं, हार्ट फेल हो गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम फ्रूसिमाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो एसीटाजोलामाइड कहाँ यूज़ करते हैं भैया, एसीटाजोलामाइड भी इसी कंडीशन में यूज़ करते हैं। थोड़ा इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, सिर्फ ये 3 पॉइंट्स क्या याद करना है, 3 पॉइंट सिर्फ इस थियरी याद करना है। तो सल्फोनामाइड्स डिराइवेटिव्स, ये सल्फोनामाइड से व्युत्पन्न होता है। कहाँ से? सल्फोनामाइड से व्युत्पन्न होता है। यहाँ पे देखो सल्फोनामाइड्स ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे देखो सल्फोनामाइड्स ग्रुप है कि नहीं, SO2NH2 का ग्रुप है कि नहीं, देखो, ठीक है। तो ये सल्फोनामाइड्स ग्रुप है। एंड भैया ये क्या होता है, हीट्रोसाइक्लिक रिंग्स होता है। इसमें क्या होता है, ये जो रिंग्स आप लोग देख रहे हैं, ये बेंजीन रिंग्स नहीं है, ये हीट्रोसाइक्लिक रिंग है। कौन सा रिंग है? ये हीट्रोसाइक्लिक रिंग है। एंड इसमें SO2NH2 भी होता है। क्या होता है? SO2NH2 होता है। यहाँ पे देखो जो सल्फोनामाइड्स आपको ग्रुप बताया, तो ये रहा सिंपल सा एसीटाजोलामाइड्स का सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर रहा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग देख के छाप लीजिएगा। 1-2 बार आपको छापना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एग्जाम में छापेंगे तो आपका एक्यूरेट छप जाएगा। थोड़ा आपको घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ओके। इसका यूज़ भी है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में, डायरेटिक एक्शन जैसे मूत्रवर्धक दवाइयों में, एंड ट्रीटमेंट फॉर एल्टीट्यूड सीकनेस, ऊंचाई की बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। ग्लूकोमा में, यानी ग्लूकोमा एक आई डिजीज़ है। कौन सा डिजीज़ है? एक आई डिजीज़ है, जिसमें इंट्रा ऑकुलर प्रेशर क्या होता है, ये बढ़ जाता है। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का आई डिजीज़ है, डायरेटिक एक्शन है, एंड ऊंचाइयों की बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। डिस्कस इन ऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल, एक्सप्लेन द स्टोरेज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट। हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका स्टोरेज, एंड पोटेशियम परमैंगनेट का भी स्टोरेज एंड यूजेस देखना है, और साथ ही साथ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या होता है, इसको हमको देखना है, ठीक है। ओके, इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल क्या होता है? इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये एक प्रकार का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, यूज टू किल और इनहिबिट, यानी ये खत्म करता है, ठीक है, द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके ग्रोथ को ये किल करता है, खत्म करता है, इनहिबिट करता है। यानी हिंदी भी देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल्स वे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं या फिर उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, जिसे हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बोलते हैं। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड। 3 एग्जांपल है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड बोरिक एसिड। 3 एग्जांपल है, तो 3 एग्जांपल आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है? ये जो डब्बा देख के कुछ याद आ रहा है, डब्बा देख के कुछ याद आ रहा है, आप लोग जाते होंगे हॉस्पिटल क्लिनिक पे, तो इसमें डब्बा आपको वहाँ पे दिखता होगा, ठीक है। आपके हॉस्पिटल क्लिनिक पे ये जो डब्बा है, ये डब्बा आपके दिखता होगा, ठीक है। किस लिए दिखता होगा? जो ड्रेसिंग बॉक्स होता है, उस ड्रेसिंग बॉक्स में ये डब्बा रहता है। बेसिकली ये घाव वगैरह को साफ़ करता है। क्या भैया? घाव वगैरह को ये क्या करता है? साफ़ करता है। ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। क्या करता है? एंटीसेप्टिक का काम करता है। जैसे घाव की सफाई नहीं करते, बोलते हैं कि हाइड्रोजन लगा के साफ़ कर दो, तो भैया यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर वाउंड क्लीनिंग। घाव को साफ़ करने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करते हैं। घाव को साफ़ करने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करते हैं। यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, यूज एज डिसइंफेक्टेंट का मतलब कीटाणुनाशक के रूप में भी यूज़ करते हैं। अगर घाव वगैरह में कीटाणु वगैरह है, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह है, तो उसको क्या करते हैं? उसको किल करता है। माउथ वॉश के भी रूप में यूज़ करता है, यूज़ होता है, यूज्ड फॉर माउथ वॉश, ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म। ये पतला घोल होता है, मतलब माउथ वॉश में पतला घोल आप माउथ में ऐसे मतलब करके आप वॉश कर सकते हैं। मतलब मुंह को भी इसको वॉश करता है, मुंह को भी ये क्या करता है? वॉश करता है। समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं इसका स्टोरेज कंडीशंस, कहाँ इसको स्टोर किया जाता है, कैसे, ठीक है। तो स्टोर इन वेल क्लोज्ड टाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, यानी अच्छी तरह से बंद जो होता है, जो कंटेनर प्रकाश रोधी होता है, प्रकाश नहीं जाता है, ठीक है, उस कंटेनर में रखा जाता है। अच्छी तरीके से बंद हो जाता है ताकि हवा आर पार ना कर पाए और प्रकाश उसमें एंटर ना कर पाए। ऐसे कंटेनर में हम क्या करते हैं? इसको रखते हैं, ठीक है। कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस, भैया
ठंडे जगह पे रखते हैं, ठंडी और अंधेरे जगह पे रखा जाता है, ठीक है। ज़्यादा लाइट में नहीं, अंधेरे जगह पे और ठंडे जगह पे रखा जाता है। गर्मी और प्रकाश से इसको बचाया जाता है, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये रहा इसका सिंपल सा स्टोरेज कंडीशन, यहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है, राइट। ओके, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है भैया? ये पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, KMnO4 इसका क्या है? KMnO4, ठीक है। इसका क्या है फॉर्मूला पोटेशियम पर मैग्नेट का? ये भी भैया एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है, यानी घाव को साफ करता है और कीटाणुनाशक के रूप में यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन स्किन इन्फेक्शन, अगर कहीं हाथ वगैरह पे, ठीक है, स्किन वगैरह पे इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर वाउंड क्लीनिंग, यानी घाव की सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका पोटेशियम पर मैग्नेट का, पोटेशियम पर मैग्नेट को ये भी भैया एंटीसेप्टिक के रूप में इसका भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलो इसका भी थोड़ा स्टोरेज कंडीशन देख लेते हैं, कहाँ पे इसको स्टोर करते हैं। तो ये भी भैया वेल क्लोज कंटेनर, जो टाइट अच्छे तरीके से बंद होता है कंटेनर अच्छी तरीके से, ठीक है, उस कंटेनर में हम रखते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड लाइट, इसको नमी से और प्रकाश से बचाया जाता है, नमी से और प्रकाश से इसको बचाया जाता है। ठंडी और सूखी जगह पर रखते हैं। कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस, कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस, ठंडी और सूखी जगह पे इसको रखा जाता है, ठीक है। तो ये रहा इसका क्या स्टोरेज कंडीशन, समझ में आ गया इतना? ओके, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। डिफाइन जनरल एनास्थेटिक्स, एक्सप्लेन द मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ थायोपेंटोल सोडियम एंड प्रोपोफॉल। थायोपेंटोल सोडियम क्या होता है भैया एंड प्रोपोफॉल क्या होता है? ये क्या है? एक प्रकार का जनरल एनास्थेटिक्स, मतलब जनरल एनास्थेटिक्स का ड्रग्स है, ठीक है, जनरल एनास्थेटिक्स का ही ड्रग्स है, ठीक है। चलो तो इसको भी देख लेते हैं आखिर ये होता क्या है, जनरल एनास्थेटिक क्या होता है। तो भैया जनरल एनास्थेटिक आपको मैं सिंपल लाइन में समझाता हूँ। जैसे किसी पेशेंट का सर्जरी वगैरह होना है, किसी पेशेंट का ऑपरेशन वगैरह होना है, तो उसको बेहोश किया जाता है ताकि उस पेशेंट को पेन वगैरह ना हो, ठीक है। अगर भाई डॉक्टर चीड़-फाड़ करेंगे तो ऑब्वियसली पेशेंट को पेन होगा, पेशेंट को पेन होगा, वो घबरा जाएगा, ठीक है, घबरा जाएगा तो इसमें और भी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, और भी कंडीशन ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए तो सबसे पहले पेशेंट को जनरल एनास्थेटिक्स दिया जाता है, उसके बाद उसके साथ सर्जरी ऑपरेशन जो भी होना होता है वो फिर होता है, ठीक है। तो भैया ऑपरेशंस के पहले क्या दिया जाता है? जनरल एनास्थेटिक दिया जाता है ताकि पेशेंट बेहोश हालत में चला जाए, ठीक है, कॉन्शियसनेस में चला जाए, ठीक है, ताकि भैया क्या हो ऑपरेशन वगैरह सही तरीके से हो जाए, राइट। जनरल एनास्थेटिक्स आर ड्रग्स दैट प्रोड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस along with loss of pain sensation during used during surgical procedure। यानी जनरल एनास्थेटिक्स वे दवाएं होती हैं जो बेहोशी यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और दर्द की अनुभूति को समाप्त करती है, बेहोशी करती है, और दर्द जो होता है पेन ऑफ सेंसेशन को ब्लॉक करता है, यानी ख़त्म करता है, समाप्त करता है, जिसका उपयोग भैया सर्जरी के दौरान किया जाता है। सर्जरी के दौरान भैया पेशेंट को जनरल एनास्थेटिक्स दिया जाता है, राइट। तो समझ में आ गया जनरल एनास्थेटिक क्या होता है। जनरल एनास्थेटिक वो दवाई है जिस पेशेंट का सर्जरी ऑपरेशन वगैरह होना होता है उसको सब उसके पहले दिया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाए एंड उसको पेन ना हो, ठीक है, दर्द ना हो और वो बेहोश हालत में चला जाए, ठीक है। चलो आगे इसका थायोपेंटोल सोडियम देख लेते हैं, इसका मेडिसिनल केमिस्ट्री। थायोपेंटोल सोडियम का मेडिसिनल केमिस्ट्री भैया सबसे पहले ये बारबीचुरेट के ड्रग में आता है, ठीक है, बारबीचुरेट ग्रुप के ड्रग में आता है। कौन? थायोपेंटोल सोडियम। यह विशेष रूप से थायोबारबीचुरेट्स है क्योंकि इसकी संरचना ऑक्सीजन की जगह सल्फर होता है। ये पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये विशेष रूप से थायोबारबीचुरेट्स है क्योंकि इसकी संरचना में ऑक्सीजन की जगह सल्फर होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भैया यह बारबीचुरेट एसिड डिराइवेटिव्स होता है, यानी बारबीचुरेट एसिड से व्युत्पन्न होता है। इसमें सल्फर एस एटम प्रेजेंट होता है। कौन सा? सल्फर एटम्स प्रेजेंट होता है। इसे सोडियम साल्ट फॉर्म में दिया जाता है ताकि यह वाटर सॉल्युबल पानी में घुलनशील हो सके, बन सके। भैया इसे सोडियम साल्ट फॉर्म में दिया जाता है ताकि यह वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलने योग्य बन सके, ठीक है। तो इसे इसलिए क्या होता है, इसलिए सोडियम साल्ट फॉर्म में इसको दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यह ब्रेन के गाबा रिसेप्टर पर कार्य करती है। जो ब्रेन होता है, ब्रेन में गाबा रिसेप्टर होता है, उस पर क्या करती है, ये सीएनएस को डिप्रेस कर देती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करती है, डिप्रेस यानी दबा देती है ताकि पेन सेंसेशन वगैरह बेहोश हालत में कर दे, ठीक है, एंड पेन सेंसेशन को ब्लॉक भी कर दे। परिणाम स्वरूप पेशेंट को नींद या बेहोशी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पेशेंट को बेहोशी आता है, ऑब्वियसली बेहोशी आ जाएगा तभी तो सर्जरी वगैरह उसके साथ कंटिन्यू होगा। चलो प्रोपोफॉल मेडिसिन केमिस्ट्री, प्रोपोफॉल का मेडिसिन केमिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा। तो भैया यह नॉन बारबीचुरेट्स एनास्थेटिक ड्रग्स है। ये क्या है? यह नॉन बारबीचुरेट्स एनास्थेटिक ड्रग्स है। यह अल्काइल फिनॉल डिराइवेटिव्स होता है, अल्काइल फिनॉल डिराइवेटिव से व्युत्पन्न होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। स्ट्रक्चर भैया यह फिनॉल का डिराइवेटिव होता है, फिनॉल से व्युत्पन्न होता है। इसमें ईसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं 2 से 6 पोजीशन पे, 2 से 6 पोजीशन पे ईसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। यह लिपिड सॉल्युबल होता है, यह वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, यह लिपिड सॉल्युबल होता है।
है, इसलिए जल्दी ब्रेन में पहुंचता है, ताकि यह ब्रेन में जल्दी पहुंच पाए, ठीक है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस कैसे ये वर्क करता है, तो ये गाबा रिसेप्टर पर ये भी कार्य करता है, एंड ये भी सीएनएस को डिप्रेस करता है ताकि जल्दी नींद आए और जल्दी बेहोशी आए। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या लगभग सेम ही है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस लगभग सेम ही है। तो ये भैया प्रोपोफॉल का मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। चलो, तो आज के लेक्चर में हम लोग 5 क्वेश्चंस को रिवाइज किए, 5 क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में रिवाइज किए। बाकी ये सारा नोट्स पीपीटी चाहिए, ठीक आपको ये पूरा नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए या फिर पीपीटी फॉर्म में चाहिए, तो आप हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ऐप पे आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको इसी फॉर्म में, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में, ताकि आप रिवीजन भी अपना बेस्ट तरीके से बनाए, ठीक है। आखिर अगर रिवीजन नहीं करेंगे आप तो भैया आप लेक्चर तो देख लेंगे, अभी 2 घंटे बाद भूल जाएंगे आप लोग पढ़े क्या है। तो नोट्स बहुत ज़रूरी है। नोट्स आप यहाँ पे वार्म फॉर्मेट से विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स आसान तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर का भी मिल जाएगा एंड सेकेंड ईयर का भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं भैया नेक्स्ट लेक्चर में। एंड वार्म फार्मेसी आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आज के लेक्चर को वॉच करने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी पार्ट 3 के लेक्चर में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, ठीक है। पढ़ाई में बिल्कुल भी आप इधर उधर मत कीजिए, ठीक है। अभी मुझे पता है कि लगन का सीजन है, बहुत से लोग बारात भी कर रहे हैं, तो बारात थोड़ा बाद में कीजिएगा, पहले थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। एग्ज़ाम खत्म करके बारात कीजिए, ठीक है। चलो, टाटा बाय बाय, टेक केयर।